Hello everyone, myself Dr. Omkar Sangita Dilip Rao Sonone, a faculty and mentor at AFMG, and I'm glad and honored to welcome on board three of our successful graduates, now obviously doctors, Dr. Varad, Dr. Rameshwar, and Dr. Jayavant. Welcome on board, and I wholeheartedly congratulate you and all your families for the immense success that you have achieved in the recently conducted Foreign Medical Graduate Examination 2024, and we are glad that you have crossed the mark. And now, first of all, I would like you all to introduce yourselves to the audience. Please go ahead. First, Dr. Jayavant. हेलो सर, माय नेम इज जयवंत बोरसे। अ, मैंने मेरी एमबीबीएस रशिया से स्मोलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से की है। मैंने मेरे एफएमजी के फर्स्ट अटेम्प्ट में 168 मार्क्स से पास किए हैं और मैंने मेरी पूरी प्रिपरेशन एएफएमजी क्लास से की थी। Thank you so much, Dr. Varad. Hello, sir. Good evening. Myself, Dr. Varad. I prepared from FMG only. I cleared my exam in very first attempt with the score of 159, and FMG really helped me a lot in my preparation. Thank you so much, Dr. Rameshwar. हेलो सर, मेरा नाम रामेश्वर जादव है और मैं भी स्मोलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ और मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एफएमजी क्लियर किया है विथ मार्क्स 160 Great. और मैंने मेरा So, प्रिपरेशन फ्रॉम एफएमजी क्लास से ही किया है। great. थैंक यू। So, thank you so much for the introduction, first of all. Now we are over here because we have to seek answers for the questions and the queries that usually people have. जब हम preparation start करते हैं, at the beginning that people are always in a dilemma कि क्या follow करना है, कैसे follow करना है, what should be our strategy and what should be our approach. I know therefore a lot of people usually say that this can be done and that can be done, but it's always better to ask the seniors and who can be a better guide than you all. So सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे, first of all, that when you came back to India after graduation बच्चों, what was your goal, what was your aim and how did you start? सबसे पहले मतलब strategy क्या थी, दिमाग में क्या था? Obviously confusion होगा. So how did you came to AFMG? मतलब वो पूरा dilemma क्या था? First, Dr. Rameshwar, please. सर, जब हम वापस आए थे हमने एफएमजी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फिफ्थ ईयर से। तो फिफ्थ ईयर में स्टार्ट किया, मैरो से स्टार्ट किया था, पर रिवीजन नहीं हो पाया। तो डर लग रहा था कि यहाँ तक तो आए बट कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है और कंपटीशन तो बहुत था। Right, तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया, अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तुम क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ से तुमको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। अगर गाइडेंस चाहिए, अभी कंफ्यूजन स्टेट में तो गाइडेंस ही चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया एफएमजी ज्वाइन करो। विकास सर से बात किया था, फिर दिल्ली आए, क्लास ज्वाइन किया और वहाँ का जो नेचर था तो वो देख के मेरे को लगा ठीक है, अभी यहाँ आके क्या करना है, अभी पढ़ाई तो करना ही है। तो सर ने, विकास सर से बात किया, सर ने बोला टेंशन नहीं लेना, अभी एग्जाम तो है, सबको देना है, सब तुम्हारे जैसे जो किया है वो किया है, अभी क्लास पे ध्यान दो, जो क्लास में पढ़ाएंगे उस पे ज़्यादा फोकस करो और जितना होगा उतना रिवीजन करो। right, जी। great. So, Dr. Bharat, तुम्हारा क्या अप्रोच था? Like, when did you begin? Definitely उस टाइम पे what were the thoughts and what was your strategy? प्लान कैसे किया स्टार्टिंग में? सर, मैंने मेरा प्रिपरेशन फिफ्थ ईयर से स्टार्ट किया था, बट वो इतना पेस में नहीं था। धीरे धीरे चल रहा था, कभी एक मंथ में एक सब्जेक्ट या फिर कभी उतना भी नहीं होने का। तो फिर सिक्स ईयर में लाइक अप्रैल में या मई में हमने हम सब ने तभी डिसाइड किया था कि कोचिंग ज्वाइन करना है एफएमजी या मिस। वो चल रहा था कंफ्यूजन, बट हमने सीनियर से बात किया, हमारे राहुल भैया थे और रोनिश भैया, मयूर देवरे, उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि तुम एफएमजी ज्वाइन करो और तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन हुआ होगा वो रिवाइज नहीं होता है। मैरो प्रेप से तुम करते हो वो उतना, उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते, लेकिन क्लास में सारा जो कंटेंट है शॉर्ट कंसाइज होता है और वो रिवीजन करने में काफी इजी होता है। सो Right. तो हमने मई में ही ज्वाइन कर लिया था लगभग। तो यहाँ आने के बाद वी लैंडेड ऑन 25 जून। सो घर पे हमने
5-6 दिन रहे, फिर उसके बाद 4 जुलाई की बैच हमने ज्वाइन किया एफएमजी से, और तब से लेकर फिर कंटिन्यू किया फिर हमने आखिर तक। Nice. So that's most important. Both of you have pointed out a point that definitely बहुत ज़्यादा overwhelming हो जाता है एक point पे इतना सब कुछ revise करना. So like you should read what is revisable. So Dr. Jayant, what is your take on this? कि obviously अलग क्या दिखा offline online में, offline क्यों choose किया, and definitely why did you attend the classes? क्या take था जब start किया था तब? सर पहली बात तो उधर रशिया में थे, 5th ईयर 6th ईयर बहुत पढ़े, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं हुई उधर, लेकिन वो एट द एंड जिस दिन सब्जेक्ट खत्म होता था उस दिन ऐसा लगता था कि यार पहले क्या पढ़ा था वही याद नहीं, सिर्फ नाम के लिए सब्जेक्ट तो हो गया कि हाँ, और कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैंने सब्जेक्ट तो खत्म कर लिए इतने, लेकिन एट द एंड मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता था कि मैंने पढ़ा भी है कि नहीं कुछ। फिर मेरे इसी सीनियर से बात होती थी कि मैं क्या करूँ, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है, मैंने तो बहुत पढ़ा है लेकिन याद तो कुछ नहीं आ रहा है, वो अप्लाई कैसे करूँ। तो लाइक मेरे 2-3 सीनियर्स थे, उन्होंने भी अपने एफएमजी क्लास से ही किया था, राहुल ओझा करके, रोनिश मोरे, मयूर देवरे। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, पहले तो मेरे को विकास सर का नंबर दिया उन्होंने, वो बोले कि तू कुछ मत कर, इन सर से एक बार बात कर ले, सिर्फ तेरे जो डाउट्स है सब एक ही इसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर मेरे सर से बात हुई, फिर सर ने मेरे को ऐसा मतलब अपना अपने तरह गाइड किया कि लाइक तो एक बार, वो सर ने 2-3 फ्री की क्लास अटेंड करवाई कि तू सिर्फ एक बार देख ये क्लास में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, मैरो प्रेप में से अपन पढ़ते हैं उसमें से और इसमें क्या डिफरेंस होता है, तेरे को समझ जाएगा। फिर उसी हिसाब से रशिया इधर दिल्ली में आने के पहले ही हमारे सर ने 2-3 सब्जेक्ट तो उधर ही खत्म कर दिए थे, क्योंकि हमने 2-3 महीने पहले वो प्री ईएनटी कर बुकिंग कर लिया ईएनटी था क्लास करवाया था का। सर। ईएनटी करवाया था, मेडिसिन के बाकी के टॉपिक करवाए थे, फिर उसमें अपने एक माइक्रोबायो करवाया था सर ने। तो उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस आता था कि लाइक कुछ तो याद है इसमें, ये पढ़ के ऐसा नहीं ये भी सब याद है, लेकिन कुछ तो याद रह रहा है, कुछ तो समझ रहा है ऐसा। तो फिर उसके बाद ऐसे ही दिल्ली आए, फिर कंटिन्यू क्लास और वो करते गए फिर वो होता गया। Right. So thank you so much for that. So सबसे पहले ये बात मैं पूछना चाहूंगा कि right now like जो क्रेज चल रहा है it's always कि बस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो होते हैं उनसे पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, हो जाएगा. सो आई अग्री ऑन दैट पार्ट कि मैं ये नहीं कभी डिनाई नहीं करता फैक्ट दैट नोबडी कैन डू इट फ्रॉम देयर. इम्पोर्टेंट इज हमें ये पता लगाना होता है कि कौन वहां से कर सकता है और कौन वहां से नहीं कर सकता. जो नहीं कर सकता उसको बेटर है ऑफलाइन ज्वाइन करे. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ऑफलाइन में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखा? एज यू आर द बेस्ट वंस टू टेल मी दैट बिकॉज तुमने दोनों ट्राई करके देख लिया है. सो ऑफलाइन में ऐसा क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और कौन किन लोगों को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए विदाउट थिंकिंग मच, बिकॉज इसी चक्कर में रह जाता है फिर. सो डॉक्टर जयवंत, यू कैन गो अहेड फर्स्ट. सर ऑनलाइन में ऐसा रहता है कि अपन वीडियो देख रहे हैं, एक टाइम बाद 30-40 मिनट बाद वो ऐसा फटीग होने लगता है, उसके बाद वो वीडियो सिर्फ चलता जाता है, वो दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, वो वीडियो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक टाइम के बाद वो वीडियो खत्म होगा, थोड़ा बाहर घूमेंगे फिर से दूसरा वीडियो लगाएंगे, लाइक ऐसा कुछ याद ही नहीं रहता, वो वीडियो सिर्फ खत्म हो रहा है। और ऑफलाइन में अपना कैसा रहता है, अपन पहली रात से प्लान करके जा रहे हैं कि कल क्लास है, अपने को इतनी देर बैठना ही उधर क्लास में बैठना ही, और सर सामने रहने के बाद तो सोने की बात ही नहीं होती, आप खुद पढ़ाते थे, सर पढ़ाते थे, विकास सर तो नींद से उठा देते थे, कुछ भी बोलते थे फिर बाद में, फिर सोने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी उधर। मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है कि कॉन्शियसली आप प्रेजेंट रहते राइट. हो क्लास में, सिर्फ चल नहीं रहा है क्लास। ट्रू ट्रू. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है ऑनलाइन ऑफलाइन में। That's most important. Like I always say one thing कि बस नोट्स लिखने नहीं बैठे हो क्लास में, you should be नहीं attentive. तभी फायदा हो सकता है. ग्रेट. सो डॉक्टर वरद, क्या टेक है तुम्हारा इस पे कि ऑफलाइन में क्या बेनिफिट्स दिखाई दिए तुम्हें? एक बात. दूसरा, आई विल जस्ट ऐड अप अ क्वेश्चन ओवर देयर कि डेफिनेटली जब तुम क्लास अटेंड कर रहे थे तो ऑब्वियसली बहुत सारी मुश्किलें आई होगी. पहले शायद लॉन्ग आवर्स बैठना मुश्किल रहा होगा. सो डायरेक्टली 10-10 12-12 घंटे की क्लासेस स्टार्ट हुई थी या ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ था? डॉक्टर वरद, प्लीज गो अहेड. डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस ऐसा होता है ऑफलाइन में, लाइक ऑनलाइन में अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, ऑनलाइन में उतना हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं, जैसे जयमत ने कहा कि हम फटीग हो जाते हैं 40-50 मिनट्स में, लेकिन ऑनलाइन में वैसे नहीं होता. ऑनलाइन में कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है सर लोगों के साथ, फिर उतना टाइम हमको बैठना ही पड़ता है. स्टार्टिंग में
मुश्किल होता है, लेकिन विकास सर ने थोड़ा ऐसे करवाया था कि पहले थोड़ा लाइक 2 days ही टुक साइकेट्री, देन बाद में गैप गैप लिया, फिर उसके बाद एक छोटा सब्जेक्ट, तो अच्छे से मैनेज हो गया ये सब, तो ज्यादा ऐसे फटीग नहीं लगा, और यूज टू हो गए हम बैठने के ऑफलाइन क्लासेस में। और ऑनलाइन में एक डिसिप्लिन का इशू भी आता है कि उतना टाइम हम बैठ नहीं पाते, उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते जितना ऑफलाइन में होता है। सो True. जो भी हम पढ़ते हैं वो हम कैप्चर नहीं होता है हमसे, तो वो बेटर होता है ऑफलाइन में। और वो 10-12 घंटे कैसे निकल जाते हैं वो, उसमें हम वी डोंट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन, वो तो ऐसे ही आराम से हो जाता है सब। Great. Thank you for that. Then Dr. Rameshwan, definitely इसी से अगला सवाल आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू फॉर यू दैट ऑब्वियसली जब तुम लॉन्ग आवर्स ऑफ क्लासेस में बैठ रहे हो, पीपल आर लाइक ऑलवेज कि घर पे हम आराम से कर सकते हैं बैठ के, हमें जितना करना है उतना पढ़ना है उतना कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन जब ऑफलाइन में आओगे तो लॉन्ग आवर्स ऑफ क्लासेस में बैठना पड़ेगा, तो उनको ये डर लगता है कि शायद ब्रेक्स नहीं दिए जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। सो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा व्हेन यू अटेंडेड ऑफलाइन क्लासेस? तो और जो लोग हैं जिनके मन में डर है, डेफिनेटली बच्चों के मन में ये डर होता है कि इतना ज्यादा डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल, तो व्हाट वाज योर टेक? सर जब हम ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो क्लास में कोई भी टीचर होगा तो 2 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं नहीं ले सकता। 2 घंटे बाद वो ब्रेक ही देने वाला है। और क्लास में कैसा होता है ऑफलाइन क्लास में, एक्टिविटी चलती रहती है, रिवीजन चलते रहता है। अगर कोई टॉपिक पढ़ा भी रहे तो वो फिर से कहीं ना कहीं कोई टीचर है वो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो जो है वो पॉइंट जो फोकस करने वाला पॉइंट होता है, जो PYQs है, कुछ आया है एग्जाम में, पिछले वाले एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन थे, तो टीचर्स क्या करते हैं उसको फोकस करते हैं। फिर वो टॉपिक पूरा जो है वो पूरा अपने को फोकस होता है कि यार इस पे क्वेश्चन आया था तो इसको याद रखो। वो बार बार हैमर होता है अपने पे, तो वो अपने को इजी जाता है। और रही बात बैठने की, तो ज्यादा कुछ बैठने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि एक्टिविटीज होती है, जोक्स होते हैं, कोई कुछ सर कभी कभी टॉन्ट्स भी मारते हैं बच्चों के। तो ये जो होता है ना ऑफलाइन क्लास में, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे भी बोर नहीं होते। राइट, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुमने पॉइंट आउट किया कि ऑब्वियसली यू आर अटेंटिव थ्रू आउट एंड ऑब्वियसली कोई भी सेशन 2 घंटे से ज्यादा का नहीं खींचता, so that's important for people to understand. Now next सवाल तुम्हारे एंड से है कि तुम्हारी प्रिपरेशन के हिसाब से ना ऑब्वियसली इतने लंबी क्लासेस होंगी, उसके बाद कोई भी एग्जॉस्ट हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। तो हाउ डिड यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी कि ऑब्वियसली हर रोज क्लास अटेंड करनी है जब भी क्लासेस हो, और उसके बाद घर पे आके तुम्हारा क्या प्लान होता था? तुम पढ़ पाते थे जितना भी पढ़ाया गया है वो हर रोज ऑन अ डेली बेसिस? एमसीक्यूज हो पाते थे? क्योंकि देखो बताने के लिए तो ऑब्वियसली 10 चीजें बताई जाती है, बट इज इट प्रैक्टिकल और नॉट, ये तुमसे पूछना पड़ेगा। सो डॉक्टर रामेश्वर फर्स्ट। सर मैं, जयवंत, वरद, हम तीनों जो भी किया है आज तक एग्जाम के लिए, जो 5th ईयर से हमने जो भी किया है वो सब साथ में किया है। पढ़ाई हो, मस्ती हो, चाय पीना हो, सब साथ में। तो हमारा यही था। अगर सोने का भी टाइम था फिक्स, हम सोते भी साथ में थे, उठते भी साथ में थे। जो नहीं उठता था उसको हम उठाते थे, फिर वो कुछ कैसे भी हो वो हम करते थे। गाली देके। और रही बात पढ़ाई की, जब जब क्लास होता था तो हमारा इतना ही था, 10-15 मिनट रेस्ट कर लो, चाय नाश्ता कर लो, और खाना खाने के बाद कम से कम 2 या 3 घंटे बैठने का। 11-12, उससे ज्यादा तो हम बैठते नहीं थे। जब लास्ट के कुछ दिन रह गए एग्जाम के, तब हमने थोड़ा एक्सटेंड किया। पर जब तक पूरा 6 महीने था, 11-12 बजे तक बैठने का, और सुबह कम से कम 5-6 बजे उठने का। तो यही शेड्यूल था और सबने एक दूसरे को हेल्प किया, तो ये पॉसिबल हो सका है तब। ग्रेट एंड आई फील दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यार आसपास ऐसे लोग हो, फ्रेंड्स हो डेफिनेटली, हु कैन मोटिवेट यू एंड एनकरेज यू एंड कैन सपोर्ट यू इन ऑल द वेज। सो दैट्स ग्रेट कि तुम लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहे उस टाइम पे। सो डॉक्टर भरत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा रिलेटेड है कि एज डॉक्टर रामेश्वर हाईलाइटेड ऑन द शेड्यूल कि क्या रहता था तुम्हारा एक अप्रोक्सीमेट शेड्यूल दिन में, मेरा वही सवाल है कि ऑब्वियसली इतना ज्यादा लंबे सेशन के बाद
जाके हिम्मत होती थी कि वो सब कुछ रिवाइज करना है, या कभी कभी छूट जाता था तो उसको कैसे कवर अप किया जाता था? हाउ डिड यू डू दैट? और एमसीक्यूज सॉल्विंग के लिए कैसा अप्रोच रहता था ऑन अ डेली बेसिस? रिवीजन पे लास्ट में आएंगे, अभी के लिए मतलब ड्यूरिंग योर क्लासेस। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ सर। 10-12 घंटे के सेशन के बाद, फिर खाना खाने के बाद वी यूज टू फील लेजी, बट वी पुश्ड एनी आउट। थोड़ा मतलब कभी कभी मिस हो गया, लेकिन उसको हमने अगले दिन उसको हमने इंश्योर किया कि हम उसको पूरा करते हैं। और स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं हुआ, लाइक रिवीजन और एमसीक्यू, थोड़ा दिक्कत हुआ उसमें। लेकिन वी यूज टू रिवाइज नोट्स एवरी डे ऑन डेली बेसिस। फिर अगर कोई दिन का मिस अगर हो गया तो अगले दिन जब हॉलीडे होता है उसको उस दिन पूरा कवर कर लिया। फिर एमसीक्यूज बाद में धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, 50, 60, 70। और साथ में खाना खाते थे या कहीं जाते थे, क्लास से आते वक्त डिस्कस करते थे, हमेशा सोते वक्त डिस्कस करते थे। तो ऐसा बहुत बहुत कम टाइम था जब हमने टाइम वेस्ट किया। जब भी हुआ तब ने पॉसिबल किया कि चलो ठीक है, इतना टाइम जाया नहीं रहते, डिस्कस कर लेते क्वेश्चंस। और हाँ वही सर। और रिवीजन तो वो तो मैंडेटरी है, वो तुमको कितना भी करो वो एग्जाम के लिए कम ही होता है, बट एट द एंड यू एनी हाउ यू डू इट। ट्रू। So that's most important. This is more practical to accept कि हाँ obviously कुछ दिन होंगे जहाँ पे रिवाइज नहीं हो पाएगा. You have to cover it up the next day, and that's the reason I feel it's important to have gaps in between the subjects. ना कि बस सब्जेक्ट खत्म करने पे फोकस हो. At least you should have enough time to go back to it as well. डॉक्टर जयवंत, मेरा क्वेश्चन नाउ इट वुड बी रिगार्डिंग द एमसीक्यूज. वी नो कि मैं हमेशा एक बात बोलता आया हूँ कि यू शुड नॉट ओनली शार्पन योर वेपन्स, यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज देम एज वेल. सो मतलब एमसीक्यू सॉल्विंग भी बहुत जरूरी होती है. तो व्हाट इज योर Yes. टेक ऑन दैट? एमसीक्यू सॉल्विंग कहाँ से की, कितने एमसीक्यूज किए जाते थे इन द इनिशियल डेज, आफ्टरवर्ड्स क्या अप्रोच रहा एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए? सर मैं जब रशिया में था 5th 6th ईयर, तभी मैंने एफएमजी सॉल्यूशन से थोड़े बहुत एमसीक्यू करता था। फिर मैं जब इधर आया अपने दिल्ली में और अपने रेगुलर क्लासेस चालू हुए, तब तो मैं क्लासेस के बाद सिर्फ क्लास की रिवीजन नहीं कर पाता था। स्टार्टिंग में तो मैं एमसीक्यू करता ही नहीं था। स्टार्टिंग में मेरे एमसीक्यू मतलब वो ब्रेक ही हो गया था वो। तो लेकिन अपने कैसे रहता है कि 2 दिन साइक अभी स्टार्टिंग में साइकेट्री चालू किया था सर ने। 2-3 दिन साइकेट्री का क्लास चला, उसके बाद साइकेट्री खत्म हो गया था। तो उसके बाद फिर से एक दिन का गैप और टेस्ट रहती थी। फिर इसी हर सब्जेक्ट के बाद एक दिन का गैप और टेस्ट रहती थी। तो हम कैसे करते थे कि वो जो दिन गैप दिया है उसमें जो अपन अगले दिन अपना टेस्ट एंड डिस्कशन भी रहता था उस चीज का। तो वैसे मेरे कुछ ना कुछ एमसीक्यू तो हो ही जाते थे। फिर ऐसा ऐसा करते करते एंड में हमने ज्यादा एमसीक्यू लगाने चालू किए। फिर एमसीक्यू के लिए हम क्या करते थे कि वरद, मैं, राम और हमारा एक दोस्त था राहुल करके, हम चारों साथ में बैठते थे और हम किसी भी एक के ऐप से यूज करते थे कि आज तेरा ऐप यूज करेंगे। फिर उसी के ऐप में से पहले सब पीवाईक्यू और ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करते थे और सब देखते थे। फिर एक्सप्लेनेशन देखते थे, सब एक साथ रीड कर लेते थे। फिर ऐसे करके अगली बार मेरे ऐप से करते थे, फिर अगली बार ऐसे हमारे 3-4 रिवीजन हो जाते थे उससे। फिर ऐसे हमने एमसीक्यू का ये बनाया। नाइस. दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आई फील कि तुमने एमसीक्यूज में इनिशियली डेफिनेटली नहीं पिकअप कर पाए थे, बट बाद में यू ओवरकेम इट. एंड ऑब्वियसली ये बात कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कर रहे थे और रिवीजन कर रहे थे उन्हीं चीजों का. सो दैट हेल्प ग्रेट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर वरद टू यू वुड बी ऑब्वियसली कि अब हमें पता है कि एज यू मेंशन्ड ऑलरेडी कि रिविजन होती है, एंड डॉक्टर जयवंत ऑल्सो मेंशन डेफिनेटली अबाउट द टेस्ट एंड डिस्कशन. तो तुम लोग तो रिविजन करते ही हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एएफएमजी में बहुत सारे सेशंस होते हैं. सो एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा सेशन से अटेंड नहीं हो पा रहे. बट यही सेशंस जो है, रेगुलर क्लासेस हो गए, टेस्ट एंड डिस्कशन हो गए, क्यूआरएस हो गया, फैकल्टी के टीएनडीज एंड रैपिड रिविजन्स हो गए. तो ऑल ऑफ दीज हाउ डिड इट हेल्प? तुमने अटेंड कर पाए थे सब लोग? एंड देन डेफिनेटली व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ इट? क्या तुम लाइक व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम ऑल दीज सेशंस, डॉक्टर भरत? सर जैसे टीएनडी हुआ, फिर आपका क्यूआरएस सेशन हुआ, फिर फैकल्टीज का टीएनडी, हम सब ने ट्राई किया अटेंड करने का। एक दो मिस हो गए, लेकिन जैसे आपने टीएनडी लिया था, हम प्रिपेयर करके जाते थे कि आज बहुत अच्छा रिवीजन हो गया है, मार देंगे। लेकिन वहां जाके अलग ही बाउंसर आते थे आपके क्वेश्चंस में। लगता था कि यही आंसर है, लेकिन जब टीएनडी में एक्सप्लेनेशन होता था तो वी यूज टू नो, अरे नहीं यार, नहीं ये अलग ही आंसर है। तो बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट वही क्लियर हो गए कि नहीं, ऐसे गलती फिर से नहीं दोहरानी है हमें।
ये पॉइंट वहाँ क्लियर हो गया। फिर बाद में जैसे एएफएमजी में टीएनडी क्यूआरएस के सेशन आखिरी में जो हुआ था वो बहुत बेनिफिशियल था। सारे बच्चों का मैंने फीडबैक लिया, सबने वही कहा कि वो काफी बेनिफिशियल था। और जैसे फैकल्टीज का जो हुआ था टीएनडी, उन्होंने भी जो मेन पॉइंट्स है उन पे उन्होंने फोकस करवाया सबको। लास्ट लाइक एक मंथ में सबने लिया था। जैसे संदीप शर्मा पेडिट्रिक्स, उन्होंने एक ही जो पॉइंट्स उन पे फोकस करने का था कि नहीं, ऐसे अगर क्वेश्चन आया तो उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अप्रोच चेंज करवाया बच्चों का उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने का। और लाइक ओवरऑल काफी अच्छा खासा हेल्प हुआ सर। और वो जो चीजें जैसे आपने क्लास में सिखाई है, वो एग्जाम में वो आपके जो वर्ड्स है वो मेमोराइज हो रहे थे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। ग्रेट ग्रेट। सो आई फील दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बहुत बार होता है कि बच्चे एनरोल तो कर लेते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, बट दे मिस आउट ऑन द रिविजन सेशंस। एंड आई फील कि होता है कभी एक दो बार शायद मिस हो जाएंगे, बट यू शुड एटलीस्ट बी रेगुलर फॉर दैट एज वेल। डॉक्टर रामेश्वर, बेसिकली कैसा होता है, वो गो अहेड, गो बाद अहेड। में रिकॉर्डेड होता है तो वो अपने माइंड सर जो उसको ऑनलाइन ऐप में उसको अपलोड कर देते, सो यू कैन हैव द एक्सेस टू इट एनी टाइम। राइट, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इवन इफ यू मिस इट एंड नहीं हो पाया प्रिपेयर या नहीं अटेंड कर पाया उस टाइम पे, यू कैन डेफिनेटली गेट एन एक्सेस टू द ऑनलाइन ऐप एज वेल एंड यू कैन वॉच इट लेटर। Dr. Rameshwar, my next question to you would be regarding this. Apart from that important question, I'll extend with this is कि lot of people feel कि यार यहाँ पे जो notes दिए जा रहे हैं, यहाँ पे जो content दिया जा रहा है शायद बहुत ज्यादा कम है. Is it enough or not enough to pass the examination? ये बहुत ज्यादा doubt रहता है. So what is your take on that? अभी तो इसका एग्जांपल तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने जो भी कंटेंट यूज किया है ये पूरा क्लास का ही कंटेंट। एक बायोकेम का छोड़ के बाकी मैंने पूरा कंटेंट जो था पूरा क्लास का ही यूज किया है। और कंटेंट छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता एग्जाम में। वो कंटेंट में है क्या और आप कितनी बार उसको रिवाइज करते हो, वो कंटेंट में से आपको कितना आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो एप्स है, मैरो है, प्रीप्लैडर है, इनके 200-250 मेडिसिन के वीडियोस है, तो उसका इतना रिवीजन करना तो पॉसिबल नहीं। ना True. हमको है, ना पीजी वालों को है, ना किसी को भी पॉसिबल है। तो Right. जितना कम कंटेंट है, जितना है उतना तो आना ही आना है अपने को। उसमें भी तुम 80% भी आया तो वो भी सफिशियंट है, ऐसा मेरे को लगा था सर। जब भी True. मैंने पूरे नोट्स जब देखे ना, तो मेरे को लगा इतना भी है ना इसमें से 80%। और विकास सर हर बार बोलते थे हर किसी को 100% नहीं आता। ये नोट्स भी होंगे ना तुम्हारे पास, तुमने रट्टा भी मारा तो भी तुम 100 में से 100 एमसी को सॉल्व नहीं कर सकती। क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी 80 एमसी को सॉल्व कर सकता है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अबो 50 तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तुम ट्राई करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, उसके साथ ये हो जाएगा बहुत। तो सर ने वो कॉन्फिडेंस दिया, तो इसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं ये कंटेंट ठीक है। True. That's most important I feel, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में यही डिलेमा रहता है till the end, and that's the reason they are always having a fear of missing out. ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा शायद. So that was the reason I asked you that question. Dr. Jayant, मेरा next question तुम आपसे है कि definitely a lot of people are always like thinking about कि अब join तो कर लिया है coaching, but even after that कि और कहीं से करूँ, क्योंकि that like बहुत सारे दोस्त होते हैं आसपास जो अलग अलग फैकल्टी से पढ़ रहे होते हैं. And I always say that no faculty is bad, no institute is bad, and nothing is bad. The only thing is तुम्हारे लिए क्या beneficial है. तो even after joining a institute जो तुमने decide किया है, then after that if you keep on changing sources कि उसका benefit होगा या definitely disadvantage होगा, please go ahead and please explain our aspirants. सर फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट योर सोर्स एंड ट्रस्ट योर फैकल्टी। जो तुम लोगों ने क्लास लगाया है, मैंने तो पहले ही सोच के रखा कि मैंने आज क्लास लगा लिया है तो मैं एंड तक इनको ही फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि चेंज करके मेरे को कुछ फायदा नहीं। एट द एंड यही काम में आने वाले। उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस रहता है अपने से। अपन आज एक अटेम्प्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने कितने अटेम्प्ट देखे होंगे बच्चों के। तो उन पे ट्रस्ट करना तो बहुत बड़ी चीज रहती है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे, लाइक मेरे साथ खुद मेरे बहुत दोस्त थे जिन्होंने लाइक बड़ा बड़ा नाम देख के, बड़ी बड़ी फीस देख के क्लासेस लगवाए, लेकिन एट द एंड वो बहुत हेक्टिक हो गए और ऐसे अकेले हो गए। कुछ रास्ता ही नहीं। लाइक 200 400 बच्चों में बैठना, टीचर से बात नहीं, कुछ नहीं, वो बहुत बड़ी चीज होती है सर। मैं Right. कभी भी सर को मैसेज करता था
कभी भी आपको मैसेज करता था, सर को मैसेज करता था, महेश सर को मैसेज करता था। लाइक मेरे को कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरे को कभी भी उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलता था 10 मिनट में। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि फैकल्टी से तुम लोग कितना कनेक्ट रहते हो। True. ये मैटर नहीं करता नाम कितना बड़ा है या उधर टीचर कौन सा आ रहा है। लाइक तुम लोग बैठ रहे हो, टीचर तुमको दिख रहा है, तुम लोग टीचर से कभी भी क्वेश्चन कर सकते थे। लाइक हमको सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि हमको कलर नोट्स नहीं थे। सर को हमने एक ही बार बोला, सर ने तुरंत वही नोट्स एक्सचेंज करके दे दिए हमको कि नहीं तुम लोगों को दिक्कत है तो ये लो नोट्स। लाइक ये चीज बहुत बड़ी रहती है। सर उस टाइम पे भी बोल सकते थे कि नहीं मिलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना ही बड़ी चीज रहती है। True. So I feel that's most important कि अगर faculty तुम्हारी सुन रही हो, like Dr. Vikas is always there, he has all ears to you, and वो obviously solutions भी देते हैं उस बात पे immediately, and most important as you have pointed out, personal connect होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because otherwise तो you are having a lot of doubts and you are not getting it resolved, तो वो obviously चीजें end तक दिमाग में चलती रहेगी till your exams. That's most important I feel. Now my next question to you will be कि ऑब्वियसली जब ये प्रिपरेशन चल रहा है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स अ लॉन्ग मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट की 100 मीटर 200 मीटर, इट्स अ लॉन्ग मैराथन। तो इस बड़ी जर्नी में, लंबी जर्नी में, कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करा, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे बड़ा इशू जो होता है, यू विल हैव योर पर्सनल लो डाउन, योर मेंटल लोड, डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, दोस्तों के इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, देयर माइट बी मल्टीपल थिंग्स, हेल्थ इश्यूज होते हैं ऑब्वियसली। सो इन चीजों को कैसे मैनेज कर लिया, because that's a lot of that, these are the problems that a lot of people face, और वो ओवरकम ही नहीं कर पाते उसमें से। सो डॉक्टर जयवंत, प्लीज गो अहेड ऑन दैट। सर पहली बात तो मेरे जो दोस्त थे, लाइक हम 3-4 जन, यही मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट थे उधर। लाइक हम एक दूसरे को साथ में लेकर ही चल रहे थे। हम रोने के टाइम पे भी ऐसे एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे, एक एक रूम पे जाके अकेले अकेले रो के आता था। लाइक कि दूसरे को नहीं गिराना है, अपने को उसको बढ़ाना है। तू खुद से अंदर से कितना भी टूटा रहेगा चलेगा, लेकिन उसको तू सपोर्ट ही कर, नहीं अच्छा चल रहा है, किधर बुरा है, कुछ नहीं सब अच्छा है। लाइक ये बहुत बड़ी चीज रहती है। इधर दिल्ली में आने से पहले बहुत लोगों ने बोला कि ज्यादा दोस्त दोस्त मत करो, ऐसा नहीं रहता, दोस्तों के साथ कभी पढ़ाई नहीं होती, अकेले रहो, अकेले रूम कर लो, वो जाने दो, खर्चा थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन दोस्तों के साथ मत रहो। लेकिन हमने लाइक भरोसा दिखाया कि नहीं हम कर लेंगे। और मैं पहले दिन से ही सोचा कि नहीं अपने को साथ नहीं रहना है, कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत दिन आए सर, चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं देते थे, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता था, तू क्यों टेंशन ले रहा है ना। मैं लाइक एक दूसरे की राह देखते थे कि ये अभी आएगा उठ के, ये अपने को चाय पिलाएगा। मतलब बहुत चीजें रहती सर। दोस्त बहुत काम में आते, दोस्त और फैकल्टी। ऑब्वियसली इंडीड आई कैन अग्री ऑन दैट कि यार अगर अच्छे दोस्त हो साथ में तो क्या ही नहीं हो सकता ऑब्वियसली। सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुमने पॉइंट आउट किया कि देयर शुड बी पीपल अराउंड यू टू सपोर्ट यू, तो वो सब पॉसिबल हो ही जाता है, ऑब्वियसली बात है। सो डॉक्टर भारत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, एज आई हैव पॉइंटेड आउट डेफिनेटली कि इस जर्नी में बहुत बार डिस्ट्रैक्शंस होना, ऑफ ट्रैक जाना, दैट्स ऑब्वियस, लाइक इतना हम ऑब्वियसली इतने कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं, इतने फोकस नहीं हो सकते टुवर्ड्स योर गोल, वॉट एवर यू ट्राई। सो वापस ट्रैक पे कैसे हो जाती है, कभी कभार नहीं मन करता, सो हाउ डिड यू डू दैट? हाँ सर, ऐसे टफ डेज आते हैं, बट वी यूज टू टेक अ डे ऑफ। हम एक बार हम ऐसे दिल्ली घूम के आ गए, एक बार मूवी देख के आ गए। सो हमने इतना स्ट्रेस आउट नहीं किया खुद को। और लाइक वी कीप्ट इट वेरी सिंपल। ठीक है, आज 4-5 घंटे पढ़ाई हुई, कोई बात नहीं, अगले दिन कवर हो जाएगा। तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लिया कि यार नहीं, आज इतना नहीं हुआ है, कल कल उतना इतना पढ़ लूंगा मैं, कल 12-14 घंटे आई विल डू इट। बट नहीं, वैसे करके कोई बेनिफिट नहीं होता है। स्लो एंड स्टेडीली यू हैव टू डू इट। और रिलैक्स होके पढ़ो, इतना इतना स्ट्रेस आउट नहीं करना है। यू नीड टू बी देयर, लाइक यू हैव टू डू इट एनी हाउ, दैट्स द लास्ट अल्टीमेट गोल। बट ऐसे ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ हम शेयर करना चाहिए। बट एट द एंड वो उनको भी वो हम डिप्रेस कर देते हैं। सो वी यूज टू टॉक विथ विकास सर, विथ यू, विथ महेश सर। वो अच्छे से हमें गाइड करते थे, आप सब लोग आप बताते थे कि तू ऐसे कर, यू हैव टू डू इट ऐसे वैसे। सो यू गाइडेड अस वेरी अच्छे से, वेरी प्रॉपरली किया।
और काफी काफी हेल्प किया सर ये सब चीजों ने। सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तुमने जो बोला कि ऑब्वियसली ऑफ ट्रैक होता है, बट एंजॉय करना या फिर एक डे ऑफ लेना इज नॉट अ क्राइम। दैट्स व्हाट आई हैव एक्चुअली वांटेड टू टेल ऑलवेज, कि अगर एक आध दिन पढ़ाई नहीं होती है, बीमार हो, एक आध दिन मिस आउट हो जाता है, मजे कर लेते हो, सो दैट्स नॉट अ क्राइम। बस इतना ही है कि यू हैव टू कम बैक अगेन। सो दैट्स द प्रॉब्लम। लोग आधे तो इसमें डिप्रेस हो जाते हैं कि यार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, देयर इज नथिंग एल्स। तो उस चक्कर में आधे लोग डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। So thank you for that, for throwing light on it. Dr. Rameshwar, my next question to you would be definitely, अब ऑब्वियसली जब हमने प्रिपरेशन कर ली, चलो क्लासेस अटेंड कर लिए, रिवीजन कर लिया, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, टूवर्ड्स द एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन का क्या अप्रोच था तुम लोगों का? हाउ डिड यू प्लान योर रिविजन्स? एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, ग्रैंड टेस्ट के लिए क्या अप्रोच होगा? सो गो अहेड प्लीज। सर मैंने अभी 4 ग्रैंड टेस्ट दिए थे पूरे। तो जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, तो मेरा स्कोर था 135। तब मैंने एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया था। तो धीरे धीरे सिर्फ नोट्स पढ़ता था। फिर एक दिन जयवंत ने मेरे पास आया, तो मैंने बोला मेरे को यार 135 आ रहे हो, मैं तो पढ़ रहा हूँ। फिर उसने बोला कि एमसीक्यू स्टार्ट कर। तो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में एमसीक्यू स्टार्ट किया था। तो हेलो। हाँ हाँ, आई कैन हियर यू। ओके। तो लास्ट के 2 मंथ्स में एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद रिवीजन हो गया वो सब्जेक्ट, उसके मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू सॉल्व कर लो उसी दिन। एक सब्जेक्ट लेना, उस दिन उसका एमसीक्यू सॉल्व करना। हमने टारगेट रखा था 20 दिन में 2 रिवीजन तो होना ही होना है। जो बड़े सब्जेक्ट है और जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, मेडिसिन हो गया, अभी उसके साथ फार्मेक हो गया, फिर पीडिया के साथ भी फार्मेक हो गया, ऐसे इंटीग्रेट करके हमने 4 जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ईएसएम, सर्जरी, उसके बाद मेडिसिन और ऑब्स गाइन, इनके लिए एक एक दिन सेपरेट रख दिया। और जो बाकी के सब्जेक्ट है उनको इंटीग्रेट करके 6 दिन में वो सब्जेक्ट कवर कर लिए। तो ऐसे करके हमने लास्ट के 1 मंथ में 3 रिवीजन दिए। तो उसका बेनिफिट हमको हुआ, जितना ज्यादा तुम रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा ही है। ट्रू। और वो दैट्स लास्ट के, और उसके साथ आपका जो क्यूआरएस सेक्शन भी था ना, वो 4 लास्ट के 2 दिन हमने वही पढ़ा था। अभी कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट लिया तो फिर क्या, ब्लैकआउट हो जाओगे, ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा। तो फिर वो वहां पे प्रेशर आता है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है, अब क्या करना है क्या करना है। तो सर ने, विकास सर ने तो लास्ट में बोला था, कुछ मत करो 2 दिन लास्ट के, ये क्यूआरएस पढ़ लो और टेंशन मत लो, जितना होगा फ्री माइंड से एग्जाम को जाओ बस। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड ऑब्वियसली तुम यू हैव टोल्ड दैट कि अगर लास्ट महीने में ढंग से अगर प्लान किया जाए तो ऑब्वियसली 3 रिविजन्स पॉसिबल है, एटलीस्ट 2 रिविजन्स पॉसिबल है, एंड विदाउट रिविजन्स इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, तुम्हें याद ही नहीं आएगा क्या पढ़ा है फिर। दैट्स इम्पोर्टेंट। डॉक्टर जयवंत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, लास्ट 10 दिन जब एंग्जाइटी, लास्ट 10 से 15 दिन ऑलमोस्ट, जब एंग्जाइटी वुड बी एट इट्स पीक, तो क्या किया था? बहुत बार ये भी होता है कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, मार्केट में 10 वीडियोस आ रहे होते हैं, 10 पीडीएफ आ रही होती है। अपने आप को उस टाइम पे मेंटेन, अपना काम मेंटेन करना नहीं, जितना पढ़ा है उतना ही फॉलो करना है, वो कैसे कर पाए? बिकॉज अदरवाइज तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। सर मैंने तो पहली बार लास्ट के 10-15 दिन पहले ही मैंने वो टाइम टेबल बना लिया उसका, कि मेरे को पता था मेरे को ये लास्ट 10-15 दिन क्या पढ़ना है, वो मिलने ही नहीं वाला है कभी। कि मैं हमेशा डाउट में रहूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ वो सब्जेक्ट पढ़ लूँ, लास्ट टाइम ये ज्यादा आया, वो लास्ट टाइम वो ज्यादा आया। इसलिए मैंने वो चीजें देखी ही नहीं, मैंने एक टाइम टेबल निकाल लिया है कि मेरे को ये 10-15 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करने हैं, तो ये करने ही किसी भी हो। मेरे को पता था कि मैं डिस्टर्ब रहूंगा, मैं मेंटली फटीग हो जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा था कि मेरे को ये करना ही, कुछ भी हो जाए। तो मैंने उस टाइम पे जो जो सब्जेक्ट जैसे प्लान किए, वो थोड़ा बहुत छूटता था, ऐसा नहीं कुछ सब होता था, लेकिन मैंने वो सब सब्जेक्ट फिनिश करे एंड तक। फिर मैंने और लास्ट के 2-3 दिन में आपका क्यूआरएस सेशन था, वही पढ़ा। लास्ट के 2-3 दिन तो मैंने दूसरा कुछ हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आपका क्यूआरएस सेशन एग्जाम के 10 दिन पहले था, 10-12 दिन पहले। तो मैंने उस टाइम पे वो क्यूआरएस सेशन कर लिया, और उसके बाद मैंने उस टाइम पे वो पढ़ा नहीं, उसके बाद मैंने जो पहले पढ़ा था फैकल्टी का वो पढ़ लिया, और लास्ट के जो 2-3 दिन थे उसमें वो आपका क्यूआरएस पढ़ लिया, और ऐसे ही मैं एग्जाम पे गया।
नाइस, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है वही फॉलो करते रहो। लास्ट में बस कि फोमो की वजह से इधर उधर मत भागो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन योर ट्रैक। डॉक्टर भरत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, एंड फाइनली कमिंग टू द डी डे, दैट इज द एग्जाम डे। उस टाइम पे मैंने देखा है ऑब्वियसली कि पीपल गेट लिटरली सो एंशियस कि दे स्टार्ट स्वेटिंग, ऑलमोस्ट उनको हर जगह से पसीने छूटने लग जाते हैं, दे आर सो एंशियस एंड नर्वस कि जो चीजें आ रही थी वो भी भूल जाते हैं। तो एग्जाम डे पे क्या अप्रोच रहा? So obviously कब उठे, कैसा रहा, like how was the exam day overall, what was your experience and how did you manage that anxiety, nervousness, break में दिक्कतें जब दोस्त आते हैं डिस्कस करते हैं, so all of that. तो हमने सब 2-3 दोस्त हैं, हम मैं, जयवंत और राम, हम सब ने पहले ही डिसाइड कर लिया था एग्जाम के 1 हफ्ते पहले कि टाइम टेबल चेंज करना है। नो नो सॉरी, 15 डेज पहले हम चेंज कर लिया था कि वी यूज्ड टू स्लीप एट 11 एंड वी यूज्ड टू वेक अप एट 5 to 6, क्योंकि एग्जाम के लिए सुबह 5-6 बजे निकलना होता है, सुबह 4 बजे वी हैव टू वेक अप। सो और रही बात एंग्जाइटी की, तो वो हर एक को होती है, लेकिन उस चीज को अपने जो एग्जाम डे, उस दिन उस चीज को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो वही मैटर करता है। आपने शायद कितना ही पढ़ा हो अच्छे से, लेकिन उस दिन अगर आप फ्रेश दिमाग से नहीं जाओगे, अच्छी स्लीप लेके नहीं जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप अच्छे से वहाँ रिकॉल कर पाओगे कोई भी चीज को। और बहुत से बच्चों को भी देखा है मैंने, जब एग्जाम होती है, ब्रेक में आते, मैं इतना ही कहूंगा, डिस्कस मत करो। अगर आपको पढ़ना है पढ़ लो, लंच करना है लंच कर लो, लेकिन डिस्कस मत करो कि इसका आंसर क्या था, तूने ये इसका आंसर क्या किया। वो अफेक्ट करती है चीजें कि यार, हम अगर सेकंड पेपर हम दे रहे हैं और हमको वो याद आता है कि मैंने फर्स्ट पेपर में ये गलतियां की है, शायद मेरे दोस्तों का बराबर है, मेरा गलत हो गया है, वो चीजें सेकंड पेपर में अफेक्ट होती है आपको, और आप जो आपको आ रहा है वो भी आप भूल जाते हो। और एक पॉइंट मैं बोलूंगा, सिली मिस्टेक्स होती है सबसे, बट वी हैव टू मिनिमाइज इट एनी हाउ। हम सब ने काफी अच्छे प्रिपरेशन किया था, लेकिन एट द एंड सिली मिस्टेक्स हो ही गया हमसे, तभी स्कोर जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं आया इस बार, लेकिन ठीक है, एट द एंड पास होना इम्पोर्टेंट है, वो मैटर नहीं करता। और या मैं इतना ही कहूँगा कि सिली मिस्टेक होते हैं, लेकिन आखिरी में हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। जस्ट गो फॉर द फर्स्ट वन विच यू थिंक कि आंसर, मुझे लग रहा है इसका आंसर यही है, तो वही मार्क कर दो, चेंज मत करो आखिर में। हमने आखिर में चेंज भी किए 10 से 15 क्वेश्चन, तो वो शायद शायद वही कुछ गड़बड़ होगी, पर ठीक है, कोई नहीं, इतना होता चलते रहता है। बट वही है। और जैसे बात रही, अब मुझे, मेरा सिर्फ स्लीप साइकिल काफी डिस्टर्ब था, सो आई यूज्ड टू टेक मेडिसिन एंड स्टडी, आई यूज्ड टू टेक मेडिसिन, वो एक टाइप का उतने टाइम के लिए वो कवर हो जाता है, बट हेडेक काफी होने का, लेकिन वो एट द एंड वो जो चीजें है ना, वो आपको बाद में आप जब रिकॉल करते हो तो समझते हैं कि मैंने इतना जो पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है। सो आई नीड टू चेंज माय स्लीप साइकिल, फूड अच्छे से। सो वही है, जस्ट अच्छे से हेल्दी खाना खाओ, स्लीप साइकिल अच्छी रखो अपनी, और कनेक्ट करते रहो टीचर्स लोगों से, दे कीप मोटिवेटिंग यू। That's most important, as you have said, that you have to change your sleep cycle according to the exam day. That's important. Second thing that you have rightly mentioned, कि obviously silly mistakes होगी, just try to minimize them for the examination purpose. And that's obvious कि अगर हो रही है तो ठीक करो उसको, इतना उसमें stress मत लो. And lastly, definitely don't change your answers. Trust your gut. The first thing that comes to your mind is usually right. Thank you for that suggestion. My last question to all of you would be, and these are a compilation of three things now. First, definitely, I would like to ask you, कि what are your plans in future now? यही रुकना है, आगे बढ़ना है? What in, and obviously for that, what is your favorite subject? और ये you can relate it to your classes also. Classes में definitely पता चला होगा कि what is your favorite subject, and according to that, what is your favorite faculty? Second important, definitely, I would like to ask you, what was the basic differentiator that you found in AFMG, जो शायद लगता है कि would be beneficial for other students as compared to any other platforms that you could feel like as you have experienced it firsthand. So these 2 or 3 questions I would like you to answer. Dr. Bharat, let's start with you. सर, अब जैसे आपने पूछा कि, सॉरी, फॉरगॉट द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। subject So 3 subject हाँ questions सर, for वही them. First, what are your सबसे plans? Which is your फैकल्टी याद है favorite सर। subject, favorite faculty, and definitely important, what was the differentiator in AFMG? सर, ऑफ कोर्स यहाँ तक तो रुकना नहीं है, आगे पीजी के लिए
प्रिपरेशन करना है, ट्राई करना है। और रही बात फेवरेट सब्जेक्ट, आपने को बहुत इजी कर दिया था। सर्जरी ईएनटी तो चलो ठीक है, वो सब्जेक्ट इजी, लेकिन सर्जरी काफी डिफिकल्ट, उसको फेवरेट सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, और काफी ज्यादा वेटेज है उस सब्जेक्ट का। तो आपने उसको काफी क्रिस्प, कंसाइज और काफी स्वीटली अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने जो आपने पढ़ाया काफी अच्छे से किया। और और आगे जो अभी जैसे पीजी के लिए भी मैं बच्चों के लिए सजेस्ट करूंगा कि अगर आपसे आपको लग रहा है कि आपसे सर्जरी काफी बड़ा है, नहीं हो रहा है, आई विल सजेस्ट देम कि आप जो यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस है 3, लाइक 18 या 19 आवर्स के, वो एक बार आप स्टार्टिंग में देख लो, आपको एक आइडिया आ जाएगा सर्जरी आपको कैसे अप्रोच करना है, और कुछ चीजें आपको काफी इजी हो जाएगी उस चीज में। और यस सर, दैट्स इट। Thank you. Dr. Jayant, important three questions again for you. What is your favorite subject, favorite faculty, and definitely what is the differentiator you found in AFMG? सर मेरे को तो दो सब्जेक्ट फेवरेट थे, एक तो सर्जरी और एक ऑब्स गायनेक, जो प्रशांत सर। प्रशांत सर का पढ़ाने का जो तरीका है, पूरा घुस घुस के पढ़ा देते हैं। वो सर अलग लेवल का है, मतलब उन्होंने ऑब्स गायनेक तो बहुत इजी कर दिया था। एट द एंड मतलब सब आने लग गया था उसका, सब सर सर के एक्शन याद आते थे एग्जाम के टाइम पे। मतलब एग्जाम में भी सब याद आता था। उसके पहले तो बहुत मटेरियल था, उसके पहले तो जो ये पढ़ा था मैरो प्रेम, पूरा 800-800 पेजेस की पीडीएफ पढ़े थे, कुछ याद नहीं। उसके बाद लगा कि नहीं, ये सब भी करने जैसा है। फिर बाद में आपका सर्जरी था, सर्जरी भी बहुत बेस्ट। मतलब इतना बड़ा सर्जरी आपने बहुत छोटा करके, और बहुत मतलब पूरा अंडरस्टैंड होता था वो, लाइक उससे एमसीक्यू सॉल्व होते थे सब। पहले तो लगता था यार इतने छोटे नोट्स इसमें सच में हो जाएगा क्या, इससे होगा क्या, बाकी की फैकल्टी इतना पढ़ा रहे हो क्या, पागल हो क्या। लेकिन बाद में जब सॉल्व करते गए तो समझ में आ गया कि नहीं, होता है, फैकल्टी पे ट्रस्ट करो। So that's important, I feel. As you rightly mentioned, Dr. Vish, he is a gem of a faculty, obviously. So we are even fans of him, obviously. So thank you so much for the appreciation as well. Dr. Rameshwar, same three questions. AFMG में differentiator क्या लगा? What was the thing that you found key it is different in AFMG which have helped you? Favorite subject and favorite faculty. Please go ahead. If you don't even mention surgery, that's absolutely सर fine. I'm मेरा fine with that. नहीं सर, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट तो वैसे ही सर्जरी है। मेरे को तो पहले से तीनों ही का फेवरेट पीजी जो सब्जेक्ट करना है सर्जरी है। सर्जरी में ही करना है। तो उसके साथ सर ने पीडिया के सर ने संदीप शर्मा सर ने पीडिया को एक बहुत इजी बना दिया है उन्होंने। मतलब उन्होंने मेडिसिन और बाकी पीएसएम में जो भी जनरल टॉपिक्स है, वैक्सीनेशन और वो जो भी है, तो उन्होंने बहुत इजी तरीके से हमको पढ़ाया है। तो पीडिया और सर्जरी मेरा बेस्ट सब्जेक्ट। और इन मेरे को जो पीजी भी करना है तो मैं प्रिफर तो सर्जरी को ही करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद देखेंगे बाद में क्या है तो। और क्लास की बात है तो क्लास में एफएमजी और बाकी क्लास में इतना ही डिफरेंस है कि हर टीचर आपको आपके एग्जाम के दिन तक सपोर्ट करेगा, बस यही बात है। कि बाकी के क्लास के टीचर्स क्या है, अपना सिलेबस खत्म हो गया, चलो अभी तुम्हारा कर लो, ऐप पे वीडियोस है तुम वो देख लो जो है, तुम्हारा डिस्कशन जो है टीएनडी जो है वो भी ऐप पे है, तो वो वहां से कर लो। तो उनका पर्सनली कोई सपोर्ट नहीं होता। तो एएफएमजी ने हमें इतना सपोर्ट किया है कि जब तुमको अगर लो भी फील हो रहा है तो तुम जाओ, सर से बात करो, मिलो, नहीं हो रहा है तो तुम कॉल करो। इतना ही नहीं तो विकास सर ने हमको रात के 1-1 2-2 बजे हमारे कॉल लिए। हम True. जब डिप्रेशन में थे ना, तो भी सर ने 1-1 2 बजे कॉल लिए। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट। मैं सर से अभी मिलके सर को बोलूंगा, सर ने बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में। और Yes. बाकी बच्चों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे जो दोस्त है, तुम जो साथ में पढ़ रहे हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। जो तुम साथ में पढ़ रहे हो तो तुम तुम्हारे दोस्तों को हेल्प करो। नहीं आ रहा, किसी को नहीं समझ में आ रहा, तुम उसको सपोर्ट करो। अगर कोई ज्यादा सो रहा है उसको उठाओ, उसको खुद से। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के उसको पढ़ाओ, कुछ भी करो, पर इतना एग्जाम तुम क्लियर कर लो, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स सब खुश हो जाएंगे। और देखो, ऑल द बेस्ट सबके लिए, जूनियर्स के लिए।
Thank you so much for mentioning Dr. Vikas' role in definitely the preparation of your exams. As I always say, definitely, he is always there to support you, and we always say that, and we believe in this. Ki FMG is a family. It's not only a coaching institute. Once you are affiliated with us, now it's a lifetime bond that will continue. Obviously, PG tak or uske even baad bhi. So it'll always be connected as well. So as you have added up the advice for the FMG aspirants, the same question I like to ask to Dr. Bharat and Dr. Jayavant as well. What is your final piece of advice to the upcoming FMG aspirants, Vacho? Dr. Bharat first. सर, अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए मेरा एक ही सजेशन होगा, अभी लाइक क्लास को कंसीडर करके मैं इतना कहना चाहूंगा कि एफएमजी में डॉक्टर विकास, आप, महेश सर, आप सब ने आखिर तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द लास्ट डे तक आपने मिनिमम 3 रिवीजन तो मुझे जहां तक मैं मेमोराइज करता हूँ उतने तो 3 रिवीजन करवाए, फिर एक्स्ट्रा एड ऑन एक टीएनडी हो गया, फिर ऊपर से एक क्यूआरएस सेशन हो गया। तो इट्स अ लॉट ऑफ लाइक, इतना कोई करवाता नहीं है बाकी कोचिंग में। दे टेल यू राइट, ऑनलाइन में वीडियो से आप देख लेना, रिवीजन की वीडियो कर लेना, टीएनडी कर लेना। तो ये सब चीजें हम वो डिसिप्लिन से नहीं कर पाते, और हम आपको सबको कनेक्ट कर पाते थे सर, कभी भी कांटेक्ट कर सकते थे। और वो जो मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल सपोर्ट जो मिलता था हमको, वो काफी काफी जरूरी था उस टाइम पे, क्योंकि हम वो सब चीजें हम दोस्तों से तो चलो ठीक है, वो उतने टाइम के लिए वी यूज टू डू इट, बट लेकिन जो एक कोई एक्सपीरियंस जो बंदा है, फैकल्टी है, उनसे अगर आप कोई एडवाइस ले रहे हो तो काफी मैटर करती है। और इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अपने आप अपने एफएमजी जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ, सफिशिएंट है, उतना ही revise करो। हाँ, अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है, मैरो है, प्रेप है, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, जो गलत है उसको फिर से सॉल्व करो। और एक बात, कभी कभार ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि बार बार वही क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपसे, तो उस चीज को आप एक बार नोट कर लो स्टिकी नोट पे कि मुझसे क्वेश्चन काफी गलत आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन में इसको कंसेप्चुअली मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझसे वो गलती ना हो। तो एक एक एडवाइस ऐसे है। और इतना स्ट्रेस आउट मत करो, लाइक स्टार्टिंग में एमसीक्यू और रिवीजन दोनों साथ में नहीं होगा, यू हैव टू डू इट स्लोली। पहले रिवीजन करो, फिर एमसीक्यूज 50 60 70, और लास्ट के 1 2 मंथ में उसको थोड़ा पेस ऑन कर दो। और एक बात, जीटीज जीटीज में एक ऐसे होता है ग्रैंड टेस्ट में कि आपको एक एग्जाम वाला फील आता है। स्टार्टिंग में 1 2 जीटी आप दोगे तो आपको थोड़ा प्रेशर वाला सिचुएशन होगा कि एग्जाम में भी जैसे होता है आपको वैसे फील होता है। लेकिन जैसे आप जैसे जयवंत ने साथ में था, जयवंत ने लाइक नियर अबाउट 7 से 8 ग्रैंड टेस्ट दिए थे, हमने उतने नहीं दिए थे, लेकिन उसने हमको बताया कि आदमी एक टाइम पे काफी रिलैक्स हो जाता है, 3 4 जीटीज के बाद रिलैक्स हो जाता है। वो जो टेंशन जो उसके मन में होता है, एंग्जाइटी होती है, वो एक काफी शांत हो जाती है। तो वो एग्जाम में काफी वो चीज बहुत हेल्प करती है। यस सर, दैट्स That's इट। most important. I feel you have pointed out a lot of important things to be noted by the students. सबसे बड़ी बात कि जो चीजें बार बार गलत हो रही है तो उसको बस ये बैठ के मत ये बोलते मत बैठो डेफिनेटली कि ये बस गलत हो रहा है. Try to do some action on it and obviously note it down on the sticky notes and try to revise it. Thank you so much for that advice. That's the most important one, I feel. Dr. Jayavant, obviously the same question for you. Any advice for the upcoming FMG aspirants? सर मेरी एक ही एडवाइस है कि लाइक तुम बड़े बड़े नामों के पीछे मत भागो। लाइक बड़े बड़े नाम तुमको वो नहीं दे पाएंगे जो ये फिल्म देगा। लाइक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, सर, फैकल्टीज सब बेस्ट, क्लास बेस्ट। सिर्फ सर का एक ही चीज है, सर कभी खुद की ब्रांडिंग नहीं करते। लाइक जो बोलेंगे स्टूडेंट को ही बोलेंगे कि तू मेरे बारे में बोल भाई, मैं खुद मेरी ब्रांडिंग किधर ही नहीं करूंगा। लाइक ये चीज भी बहुत बड़ी ये होती है। लाइक दिल्ली में ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम से इंस्टीट्यूट के, लेकिन उधर कुछ नहीं पढ़ाया जाता। रिजल्ट भी देखा होगा सबने, कुछ नहीं रहता। और मेरी एक ही लाइक सबको ये है कि एमसीक्यू एंड में, एंड तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए। लाइक इनिशियली तुम लोग नहीं कर रहे हो एमसीक्यू, ठीक है, इनिशियली किसी से नहीं होता, ऐसा नहीं हम भी पास हुए थे हमने बहुत सॉल्व किया है, हमने इनिशियली हमने भी नहीं किया है। लेकिन एंड तक तुम्हारा कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए। लाइक जीटीज भी बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं यार जीटीज में और एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। अपने को जीटीज के क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, लेकिन अपने को जीटी मतलब बैठना है उतना। जीटीज एक ये रहता है कि लाइक तुम 3 बार 3 4 बार कोई एग्जाम दे रहे हो, जीटी मतलब एक एग्जाम,
तो तुमको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, तुमने इधर भी तो दिया ही, तुमको इधर भी एक सिक्योर मार्क आ रहा है। मतलब मैंने मैं जब रशिया से आया था तभी मेरे को मेरे सीनियर राहुल भैया थे, राहुल ओजा करके, उन्होंने बोला था कि जयवंत तूने जितना पढ़ा है अभी उस पे एक जीटी दे दे, उसके बाद तेरे को पता चल जाएगा कि तेरे को अभी क्या पढ़ने का है। फिर मैं उधर से आने के बाद मैंने फर्स्ट जीटी दी, मेरे को उसमें 130 मार्क्स थे। फिर मेरे को समझ गया कि ये भी लड़ाई मेरे को बहुत करनी, लाइक 50-60 मार्क्स ज्यादा निकालने हैं मेरे को। तो फिर मेरे को राहुल भैया ने बोला कि तू हर अभी स्टार्टिंग के मंथ में हर एक मंथ में एक जीटी दिया कर, और लास्ट के जब 3 मंथ रहेंगे तब डबल कर दे, और लास्ट के मंथ में 3 कर दे। तो मैंने इसे 8 से 9 जीटी दी, और मेरे हर जीटी में लाइक पहली जीटी छोड़ के हर जीटी में 180 प्लस ही आते थे। तो उसके बाद मेरे को एक टाइम के बाद ऐसा लगने लगा कि ठीक है, मतलब जीटी मॉडरेट है, हार्ड है, इजी है, फिर भी मेरा एक सिक्योर स्कोर हो रहा है, मतलब मैं सेफ जोन में हूँ। फिर मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपन जो कर रहे, जो पढ़ रहे, वो काम में आ रहा है, उसका हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इसलिए मैं मेरे दोस्तों को भी वही समझाता था, लाइक वरद राम स्टार्टिंग में एमसीक्यू नहीं कर पाते थे उतने, वो ज्यादातर रिवीजन में फोकस करते थे, और वो मेरे को बोलते थे तू इतनी जीटीज दे रहा है यार, हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। फिर मैंने उनको वही बोला कि तुम दिन का 1 घंटा रिवीजन का कम कर लो, लेकिन थोड़ा जीटीज या एमसीक्यू पे फोकस करो, लाइक इससे तुम्हारा एप्लीकेशन होगा। तुम पढ़ तो रहे हो, सब पढ़ रहे हो, मैंने जितना पढ़ा है तुम भी उतना ही पढ़ रहे हो, लेकिन तुम अप्लाई करो अभी। फिर उन्होंने भी वैसे ही स्टार्ट किया, और एंड तक तो राम ने तो एंड के मंथ में इतने एमसीक्यू सॉल्व किए, चाय पीने जाते थे वो ऐसा उसको पकड़ के लेके जाना पड़ता, वो मोबाइल में घुसा रहता था, कंटिन्यू एमसीक्यू सॉल्व करता था। और वरत तो सोता ही नहीं था, नींद में भी उसका वो चल रहा है आवाज, उसका वो टैब बंद कर रहे हैं हम एमसीक्यू वीडियोस के, मतलब बहुत चीजें हुई सर। एंड तक कुछ ना कुछ करके तो खत्म कर ही दिया। फिर ऐसा था कि ऐसा राम आता था मेरे पास नाश्ता करने गए, तो ऐसा राम बोलता था यार मेरे को तो ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तू मेरे को भी सिखाई सिखाई। मतलब ऐसा था कि कोई ना कोई बोलता था मेरे को कुछ टॉपिक नहीं आता, तो मैं बोलता था मेरे को ये सिखाओ यार, कुछ भी करके मैं भूल ही रहा हूँ। ऐसा होता है कि हमने साथ में एमसीक्यू किए, 2-3 बार सेम एमसीक्यू गलत किए, हमें ऐसे पीट रहे हो। हमारे लाइब्रेरी में तीनों टेबल साथ में ही थे, राम, मैं, वरत और हमारा राहुल पोपटानी करके एक दोस्त था, ऐसे 4 जन हम साथ में बैठते थे, एक ही लाइब्रेरी, एक ही रूम, एक ही क्लास। फिर ऐसे सब ऐसे फ्रस्ट्रेटेड कि यार अपने लास्ट टाइम भी यही सवाल गलत किया, अभी भी यही कर रहे हैं। फिर ऐसे डिस्कस कर लेते थे वो सवाल, जैसा वरद ने बोला कि एक स्टिकी नोट पे लिख लो, मेंशन कर लो, तुम लोग वही गलती करने ही वाले हो अगली बार, लेकिन उसको मेंशन कर ली एक बार, वो दिमाग में चली जाती थी। तो ऐसे Right. करते करते डेवलप होता गया सब एंड तक। Right. Thank you for pointing out two most important things. Obviously, one की ग्रैंड टेस्ट से डरना नहीं होता है, यू हैव टू फेस इट, धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ जाएगा, एंड वंस यू आर ऑन द सिक्योर साइड फिर डर नहीं लगता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, एज यू राइटली सेड, डेफिनेटली नाम पास नहीं करवाते, इट्स ऑब्वियसली योर एफर्ट्स एंड द गाइडेंस दैट यू गेट, बस इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, दैट नोबडी कैन डू वंडर्स, इट्स योर एफर्ट्स, योर हार्ड वर्क that is going to pay off in the fire and finally. Dr. Rameshwar, anything to be added from your side for the advice? नहीं सर, बस इतना ही है कि ज्यादा टेंशन मत लो जूनियर्स, एग्जाम इतना भी टफ नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब फर्स्ट पेपर को गया, मैं लिटरली ब्लैंक हो गया था। हाँ, पेपर तो ऑब्वियसली जो सोचा था क्लिनिकली तो आया नहीं, वन लाइनर था सर पूरा। Right. तो मैं जब गया, मेरे को हार्डली 25% क्वेश्चन आते होंगे, जो फर्स्ट पेपर का होगा, तो हार्डली 25%। पर जब मैं इतना डिप्रेस हो गया था फर्स्ट पेपर के बाद, फिर जयवंत का फोन आया, वरद तो मेरे साथ ही था सेम सेंटर में। तो हम बैठे 10-15 मिनट डिस्कस किया, जो हुआ है वो हो गया, अभी वो टेंशन मत ले बोला। जो सेकंड पेपर है उसमें जितना होगा उतना कर ले। मैंने यही सोचा, मेरे को इसमें 30 या 40 भी मार्क्स आए ना, तो मेरे को इतना है कि मेरे को सेकंड पेपर में ये कवर करना है, कुछ भी हो मेरे को 150 क्रॉस करना है कुछ भी करके, क्योंकि मेरे को इतना श्योर था कि फर्स्ट पेपर में ना 25% ही मेरे को कॉन्फिडेंस था कि 25% मेरे को क्वेश्चन आते हैं बस। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग है कि मैंने जो भी कवर किया है वो क्लिनिकल सेकंड जो पेपर था उसमें ही कवर किया है। तो मैं जूनियर्स को इतना ही बोलूंगा, ट्राई करो, टेंशन मत लो, होता है, धीरे धीरे होता है, और थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है, वो भी तुम्हारे साथ है, हमारे विशेष भी तुम्हारे साथ है।
तुम आ जाओ इस साइड, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस। ऑब्वियसली ये बताना कि टेंशन मत लो, ऑब्वियसली उससे कुछ नहीं होने वाला, and things are fine, right? So thank you so much for that advice. So thank you to all of you, obviously, to come on board and answer all the queries that usually FMG aspirants have, and they seek the answers for the same. To give an interview in such a depth, obviously pointing out each and every smaller aspect of the preparation journey. And finally, की ऑब्वियसली तुम्हाला, तुमच्या पालकांना, तुमच्या परिवाराला हार्दिक अभिनंदन. इन केस आता ह्या पुढे तुमची वाटचाल थांबू देऊ नका. Obviously, just continue your preparations, put in all the hard work. You can do more than this, बच्चों. So obviously, चालू ठेवा. Don't let this journey stop over here. Okay? And we are always, as I always say, thank you so much. थैंक यू धन्यवाद सर, सर. थैंक यू. थैंक यू सर, मिलते हैं Bye. सर जल्दी दिल्ली में। भेटू Wishing सर you all the दिल्ली. best for your future endeavors. थँक्यू.